आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज दिन है मंगलवार और तारीख है 18 मई। 18 मई की तारीख नए भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर कही जाती है, क्योंकि 1974 में आज ही के दिन भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद भारत दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा हो गया था। तो तारीखों के पन्नों से आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज तक रेडियो का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। आज इस पॉडकास्ट में क्या है, बात होगी कोरोना के इलाज के लिए ICMR की नई गाइडलाइंस की। ये दूसरे देशों से कैसे अलग है, इनमें अभी क्या बदलाव किए गए हैं और वो कौन सी वजह है जिसके चलते ये बदलाव किए गए हैं। बताएंगे आपको कि ब्लैक फंगस के खतरे बढ़ने के साथ ही बाजार में एंटी फंगल ड्रग्स की भी कमी हो गई है। तो कौन कौन सी वो दवाएं हैं और इनकी सप्लाई के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इसके बाद ताउते तूफान की बात होगी, जो तबाही के साथ साथ एक हिस्से में खेती के लिए सौगात भी लाया है। और साथ ही इस तूफान का बाजार पर क्या असर होगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इस तूफान का बाजार पर क्या असर होगा, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले हेडलाइन सुनते हैं प्रतीक वाघमारे से। कोरोना को लेकर आज पीएम मोदी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने सभी डीएम को टेस्टिंग और कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने को कहा है। भारत में नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब कोरोना रिकवरी के 9 महीने बाद ही वैक्सीन लेने का सुझाव दिया है। हाल ही में इस वक्त को 6 महीने किया गया था। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट की निगरानी के लिए अब देश में 17 नई लैब खोली जाएंगी और हर दिन 45 लाख टेस्टिंग होगी। भारत में अभी तक सिर्फ 10 लैब ही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें से एक है कि हर परिवार को जिसमें किसी की मौत कोरोना के कारण हुई है, उसे अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कैबिनेट की बैठक में विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। इसे अब राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज AB डिविलियर्स की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं हो रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के लिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने आज टीम का ऐलान किया, जिसमें डिविलियर्स का नाम नहीं है। इससे साफ है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे। और आज मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक अंडमान के आसपास भी एक तूफान आने की संभावना जताई गई है। ये 23 मई को आ सकता है। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का काफी जिक्र हुआ। सोशल मीडिया पर प्लाज्मा मांगते हुए या दूसरों के लिए अरेंज करते हुए लोगों की तादाद हम सब ने देखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खुद आगे आकर लोगों से कह चुके हैं कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उन्हें प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। इसके लिए दिल्ली में कई जगहों पर प्लाज्मा बैंक बनाए गए हैं। लेकिन कल भारत में कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी यानी कि CPT को कोविड-19 के लिए नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है। तो एम्स, ICMR, कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये फैसला बता रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी का अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज में कोई फायदा नहीं था। प्लाज्मा थेरेपी को हटाने का फैसला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार K. विजयराघवन को खत लिखकर देश में कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के ज़्यादा और गैर वैज्ञानिक इस्तेमाल को लेकर आगाह किया था। अब ICMR ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक इलाज को 3 भागों में बांटा गया है। हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में, मध्यम वालों को कोविड वार्ड में और गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को ICU में भर्ती करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ रेमडेसिविर भी गंभीर रूप से बीमार लोगों को ही देने के लिए कहा गया है। तो इन नई गाइडलाइंस पर मैंने बात की ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस में डॉक्टर अविरल वत्स से। उन्होंने भी आए दिन कोरोना में इस्तेमाल की जा रही दवाइयों के बारे में लिखा है। उनसे सबसे पहला सवाल तो यही पूछा कि इलाज को लेकर जो अब बदलाव किए गए हैं वो पहले के मुकाबले कितने अलग हैं। दुनिया भर में जो कोविड के इलाज की गाइडलाइंस हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो क्या ये स्टेप्स उठाने में हमने थोड़ी देर कर दी है।
जो नई गाइडलाइंस आई हैं ICMR और एम्स की, उसमें दो मुख्यतः जो बदलाव आए हैं वो हैं, एक तो प्लाज्मा को लेकर है कि जो प्लाज्मा थेरेपी पहले एज एन एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के नाम पर भी चल रही थी, वो अब उसमें से हटा दी गई है। और दूसरी है कि जो ओरल स्टीरॉयड्स हैं वो भी बोला गया है कि जो स्टीरॉयड्स हैं वो सिर्फ इंट्रावीनस जो इंजेक्शन के थ्रू होंगे हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में, उन्हीं को दिए जाएंगे। तो ये दोनों स्टेप्स जो हैं काफ़ी वेलकमिंग हैं, क्योंकि इंटरनेशनली जो रिसर्च पाई गई है, जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, और बहुत क्लियर एविडेंस है कि प्लाज्मा जो है हमारी हेल्प नहीं करता, और स्टीरॉयड्स भी जो हैं वो ओरल नहीं, जो इंट्रावीनस दिए जाते हैं उनका असर है जाने बचाने में और ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ को बचाने में। तो ये दोनों बहुत ही वेलकमिंग स्टेप्स हैं। हाँ, इनमें देरी ज़रूर हुई है क्योंकि ये एविडेंस अभी रीसेंट नहीं है, ये काफ़ी देर से था, कुछ महीनों से था, तो हमने इसको डेफिनेटली काफ़ी देर कर दी है, लेकिन फिर भी बेटर लेट देन नेवर, तो उस हिसाब से इट इज़ अ गुड स्टेप। जी डॉक्टर अविरल, तो जो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल जो ऑफ लेवल कैटेगरी में रखा गया था, अब उसे भी हटा दिया गया है, तो इन्हें हटाने को जो बुनियादी तौर पर इसकी वजह क्या थी और अब तक ये इस्तेमाल क्यों हो रहा था? नहीं, देखिए, एज ए सेड वो स्टेप तो अच्छा है कि प्लाज्मा जो है एज ए थेरेपी उसको बंद किया गया, क्योंकि उसके रिस्क्स बहुत बढ़ गए थे और उसमें से बेनिफिट कुछ नहीं दिख रहा था जो इतनी बड़ी लेवल पे स्टडी की गई। प्लाज्मा बैंक जो है, नहीं, उनका काम ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, कोविड के चलते ज़रूर वो ख़त्म हो जाना चाहिए कि कोविड के लिए हमें प्लाज्मा और नहीं लेना चाहिए अनटिल अनलेस कोई नया एविडेंस आता है, जो कि बहुत ही अनलाइकली है। लेकिन जो प्लाज्मा जो थेरेपी है वो जो अलग चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, उसके लिए तो हम उन बैंक्स को यूज़ कर ही सकते हैं। और ये जो प्लाज्मा बैंक्स हैं उसमें जो और एडिशनल सर्विसेज हों, चाहे वो ब्लड बैंक्स की हों या और रिलेटिव जो और सुविधाएं होती हैं, वो हमें चलते रखते मतलब उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए कि एक बार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाता है तो हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको एकदम से बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज के कोविड के लिए उसके पास हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो वी शुड कंटिन्यू, बट वी शुड नॉट कलेक्ट मोर प्लाज्मा फ्रॉम पीपल हु हैव रिकवर्ड, तो उनसे हमें नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ओरल स्टेरॉयड का इस्तेमाल भी रोक दिया गया है, सिर्फ आईवी से स्टेरॉयड अब दिए जा सकेंगे, ऐसा क्यों किया गया है? और आइवरमेक्टिन को मे डूज वाली लिस्ट में, यानी कि अगर ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं वाली लिस्ट में से डाला गया है, इस पर आपकी क्या राय है? ये कितना सही लगता है आपको? देखिए, जो ओरल स्टेरॉइड्स का एविडेंस नहीं था, इन द सेंस के स्टेरॉइड्स तभी दिए जाने चाहिए जब जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी पे हों, और वो भी इंट्रावेनस जो है उसका एविडेंस था। अगर ऑक्सीजन थेरेपी पे जाने से पहले हम देते हैं तो उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो उल्टे होते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड हमारी इम्यूनिटी को कम करता है, और यही कारण है कि हम उसको तब देते हैं जब हमारी बॉडी का रिएक्शन जो है वायरस के प्रति वो हमारे लिए ही घातक होना शुरू होता है, तब हम दिए जाते हैं। लेकिन अगर स्टेरॉयड्स पहले दे दें तो हमारे लिए ही वो घातक बन सकते हैं, जो कि हमने देखने में भी आया है कि बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ, जैसे शुगर है, हाई फेरेटिन आयरन लेवल्स हैं, उनके साथ जब स्टेरॉयड्स का इतना यूज़ हुआ है तो जो काली फंगस, ब्लैक फंगस वाली जो बीमारियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। स्टेरॉयड से डायबिटीज़ होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि शुगर जो है वो बहुत ऊपर नीचे होती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ का भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें। तो दिस शुड बी यूज्ड वेरी वेरी अप्रोप्रिएटली, जो कि अच्छा हुआ कि वो जो गाइडलाइंस है उसमें से उसको रोका गया। आइवरमेक्टिन जो मे डूज में रखा है उसमें आइवरमेक्टिन और एक्चुअली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है, अभी भी उसमें है, जिसका दोनों का कोई एविडेंस बिल्कुल नहीं है कि वो हेल्प करते हैं या बचाव में या इलाज में। आइवरमेक्टिन का फिर भी थोड़ा एविडेंस है कि ये मे बी हेल्प कर सकते हैं, और छोटी मोटी स्टडीज़ ने दिखाया है कि ये प्रोटेक्टिव एक्शन है इसका। लेकिन जो बड़ी स्टडीज़ हैं, जब सारे प्रमाणों को इकट्ठा करके जब देखा जाता है, तो उसमें WHO की भी एक क्लियर गाइडलाइन है कि अभी ऐसा हम नहीं रिकमेंड कर सकते कि इसका कोई एविडेंस है। हाँ, उन्होंने ये भी कैटेगोरिकली मना नहीं किया है कि इसका जैसे होता है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि ये इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये बीच में थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि ये यूज़फुल है, और इसको मे डूज में रखना मेरे लिए तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाली बात है। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो अभी तक बिल्कुल निकल जानी चाहिए थी, उसका कुछ आइडिया नहीं है कि वो अभी भी हमारी जो नेशनल गाइडलाइंस हैं उसमें उसका क्या रोल है और उसका एविडेंस उसके पीछे क्या है, वी डोंट नो। शुक्रिया डॉक्टर वत्स।
कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस भी अलग अलग राज्यों में अपनी पकड़ बना रहा है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, खासकर गुजरात और उत्तर प्रदेश की, कि किस तरह वहाँ इसी वजह से मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई और कुछ मामलों में तो लोगों को बचाया भी नहीं जा सका। ब्लैक फंगस के केस में आंख में लालपन और दर्द, बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और उल्टी के साथ खून आने वाले जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। और सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले साल से अब तक कोरोना फैलने के बाद से महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस से 52 लोगों की जान गई है। मरने वाले सभी लोग पहले कोरोना संक्रमित हुए, उसके बाद जब कोरोना उनका ठीक हो गया तो फिर उन्हें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ और उससे उनकी जान चली गई। तो ब्लैक फंगस को लेकर एम्स भी एक गाइडलाइन पर काम कर रहा है, जिसको जल्द ही जारी किया जा सकता है। अब दिन ब दिन और राज्य दर राज्य ब्लैक फंगस के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से इसके इलाज में काम आने वाली दवाओं की मार्केट में भी खासी कमी देखी जा रही है। ये दवाएं कौन सी हैं और साथ ही साथ ब्लैक फंगस से जुड़े लोगों की संख्या का जो आंकड़ा है उसको लेकर भी एक असमंजस की स्थिति है। तो क्या सरकार ने इस पर कोई ठोस आंकड़ा दिया है? जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो की हेल्थ रिपोर्टर मिलन शर्मा से। सरकार से जब पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं कि इसके कितने आंकड़े हैं अभी तक देश में, तो सरकार ने कहा है कि ये आउटब्रेक नहीं है ब्लैक फंगस का, लेकिन केसेस बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो वो राज्यों से कुछ कुछ आंकड़े रिपोर्ट हो रहे हैं। ये वही आंकड़े रिपोर्ट हो रहे हैं जो फिलहाल सामने आ रहे हैं। जैसे पुणे में 270 केस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि 2000 तक केसेस शायद म्यूकोरमाइकोसिस के वहां पर हैं। गुजरात में 40 केसेस ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है इस ब्लैक फंगस के कारण। तो ये किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है, कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, इसका आंकड़ा सरकार के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फिगर्स के बगैर हम ढंग से इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। प्रोटोकॉल भी अगर हम बनाएंगे तो हम ढंग से इसका जो स्प्रेड है वो कंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आंकड़े सरकार के पास होना इस वक्त बहुत जरूरी है। मिलन, एक चीज़ ये बताइए कि ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली जो दवाई है एम्फोटेरिसिन बी, जिसकी मार्केट में कमी देखने को मिल रही है, इसकी ड्रग अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? ये जो ड्रग है जिससे म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट किया जाता है, इसको बनाने वाली भारत में सिर्फ 4-5 कंपनियां हैं जिनसे सरकार लगातार टच में है और उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक आंकड़े नहीं बताए हैं कि कितनी ज्यादा इसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इसको ब्लैक फंगस को एक रेयर डिजीज माना जाता था। अब जगह जगह पर ये दिखने लग गया है, तो कई राज्य इसको नोटिफाई भी कर रहे हैं या आधारित तौर पे इसको ऑफिशियल डिजीज कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं। जैसे हरियाणा ने नोटिफाई किया है, कर्नाटक नोटिफाई करने वाला है। तो इसकी ड्रग अवेलेबिलिटी को देखकर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में अभी से जो है इंजेक्शन की कमी हो चुकी है। महाराष्ट्र ने कम से कम 1 लाख ऐसे इंजेक्शन का ऑर्डर दे दिया है। बाकी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इसके कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो ये भी कहा है कि कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर म्यूकोरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट फ्री दिया जाएगा, क्योंकि इसका इंजेक्शन महंगा है। इस इंजेक्शन का जो प्राइस है वो 4,500 रुपए से लेकर 12,000 तक का है। तो सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस इंजेक्शन को सब जगह मुहैया कराया जाए। और दूसरा, इसके प्राइस को लेकर अभी तक सरकार ने कोई कैपिंग जैसी बात नहीं कही है, जो इस वक्त काफी जरूरी है, क्योंकि ये जो डिजीज है जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स में देखा जा रहा है, बुजुर्गों में देखा जा रहा है ज्यादातर, उसके जो प्राइस है इंजेक्शन की उसको भी कैप करने का प्रावधान होना चाहिए। ऐसी मांग जो सफर कर रहे हैं इस डिजीज से वो कर रहे हैं इस पर। शुक्रिया मिलन। हम एक मुश्किल दौर में जी रहे हैं। हेल्थ इमरजेंसी कोरोना के अलावा अब नेचुरल इमरजेंसी भी आई हुई है इन दिनों, और ये है चक्रवाती तूफान
ताउते। बीते दिन महाराष्ट्र में इसने अपना असर दिखाया। मुंबई में ताउते तूफान से 6 लोगों की मौत हुई और 9 लोग घायल भी हुए। अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में ये थमेगा, तब कहीं जाकर हालात पता चल पाएंगे। लेकिन अभी इससे होने वाले नुकसान की खूब चर्चा हो रही है। जान माल पर असर के अलावा ताउते बाजार पर भी असर कर रहा है। खेती के एक हिस्से के लिए ये आपदा में अवसर है, तो वहीं इस तूफान की वजह से बंदरगाह भी प्रभावित होने से सप्लाई चेन पर मार पड़ेगी। तो ताउते का बाजार पर पॉजिटिव असर क्या रहेगा, ये जानने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में एसोसिएट एडिटर और हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकर से। जी देखिए, जहाँ तक ताउते चक्रवात की बात करें तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बाद अब राजस्थान और गुजरात में भी एंट्री ले चुका है। और किसानों के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बुआई का सीज़न शुरू हो चुका है और बुआई अब शुरू होगी। ऐसे में अगर इस चक्रवात की वजह से बारिश होती है और बुआई के समय पानी मिलता है तो निश्चित तौर पर ये किसानों के लिए एक राहत की बात हो सकती है। और इससे आप देखेंगे कि इन इलाकों में जहां बुआई इस समय होगी वहां अगर बारिश होती है अच्छी, तो उससे जो रकबा है, जो जोत का आकार है बुआई का, वो बढ़ जाएगा। हालांकि इसके दूसरी तरफ आप देखें तो किसानों को इसके नुकसान भी होंगे। नुकसान होंगे इस तरह की, बंदरगाहों पर जो सप्लाई है वो प्रभावित होगी। हम अपनी ज़रूरत का जो तेल है, खाद्य तेल है, उसको भी आयात करते हैं। कई ऐसी कमोडिटी हैं जिनको हम आयात करते हैं और जो आयात है वो बंदरगाहों के माध्यम से होता है। अगर इस चक्रवात से बंदरगाहों पर आवाजाही और जो कामकाज है वो प्रभावित होगा तो इससे कहीं ना कहीं जो आपूर्ति होगी वो बाधित होगी, जिसका असर कहीं ना कहीं हमारे जो कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस पर पड़ सकता है। अच्छा शुभम जी, इस तूफान से कई लोगों की जानें गई, नुकसान हुआ। गोवा में 500 से ज़्यादा पेड़ उखड़ गए, कई जगह बिजली के खंभे गिर गए। कर्नाटक में भी कई घर तूफान की चपेट में आने से ढह गए। ये सब नुकसान तो हुआ ही है, बिजनेस पर किस तरह का बुरा असर आप देखते हैं और सप्लाई चेन पर इसका कैसा असर पड़ेगा? जी देखिए, इस समय जो अगर आप बुआई देखें तो कपास की बुआई का मोटे तौर पर समय होगा, तो चक्रवात का कोई बहुत बड़ा नुकसान अगर आप कहें किसानों को इस समय होगा, इससे नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्टोरेज में जो है उसमें दिक्कत हो सकती है। जो एक स्टोरेज का समय है, भंडारण किया जाता है इस समय, वो इस समय रुक सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बंदरगाहों पर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, जिसका असर कहीं ना कहीं हम इस हिसाब से देख सकते हैं। तो अगर आप इस को देखें कि सीधा सीधा किसानों पर कोई असर पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखें कि इंपोर्ट होने वाली कमोडिटीज़, तो निश्चित तौर पर बंदरगाहों पर इसका असर, वहां पर कामकाज प्रभावित होने से कमोडिटीज़ के प्राइसेस पर इसका असर पड़ेगा। शुक्रिया। तो कैसा रहा ये तूफान, इसका असर और आम जिंदगी किस तरह कुदरत के इस नए कहर के सामने बेबस रही, सुनते हैं हमारे सहयोगी अमन से। ये आवाज़ उस वीडियो की है जिसमें मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र की तेज़ लहरें टकरा रही हैं। उफनता हुआ समुद्र ऐसे लगता है जैसे हदों को लांघकर अभी बाहर आ जाएगा। पिछले 42 सालों में यह खौफनाक नज़ारा मुंबई ने कभी नहीं देखा कि समुद्र गेटवे ऑफ इंडिया लांघकर ताज होटल की दहलीज तक पहुंच जाए। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ तूफान अपनी तबाही की निशानियां पीछे छोड़ रहा है। भले ही ताउते मुंबई को छूकर निकल गया हो, लेकिन इसका काफ़ी नुकसान मुंबई और राज्य की समुद्री सीमाओं से सटे शहरों को उठाना पड़ा है। मुंबई के समंदर में उठे चक्रवात में फंसकर बार्ज P305 जहाज आज सुबह डूब गया। घटना में जहाज पर सवार 146 लोगों को नौसेना ने एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया। ये तबाही के वो निशान हैं जिससे अकेले महाराष्ट्र में 2542 घर ढह गए। महाराष्ट्र सरकार ने बचाव काम को तेजी से करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान 13,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गिरे हुए बिजली के खंभों और पेड़ों को हटाया जा रहा है। मुंबई से करीब 175 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई फील्ड में सैकड़ों लोग फंस गए। हीरा ऑयल फील्ड में एक बहती नाव पर 273 लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू मिशन में अरना जहाज लगाया है। बांद्रा-वर्ली सी लिंक को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सुनिए मुंबई में आज तक रेडियो रिपोर्टर मुस्तफा शेख से ताउते तूफान की आंखों देखी। मुंबई में अब तक ऐसा तूफान, इतनी स्पीड वाला तूफान अभी तक नहीं देखा गया था जब से IMD ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अथॉरिटीज के लिए ये ऐसी चीज थी जो एक चैलेंजिंग थी और पहली बार थी। दूसरी जगह आप देखेंगे तो कई जगहों पर पेड़ गिरने से बड़े बड़े रास्ते थे जो जाम हो गए थे, जो बंद हो गए थे, वो
हटाकर एक सामान्य जीवन फिर से शुरू करने की बीएमसी की और मुंबई पुलिस की कोशिश है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया हो, बिक्रोली घाटकोपर, कई ऐसे इलाके हैं जहां से बहुत दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए। घाटकोपर में एक ट्रेन के ऊपर पेड़ गिरने के बाद उसकी जो ऊपर की वायरिंग होती है, ओवरहेड वायर, उसमें ब्लास्ट की भी घटना, उसका वीडियो सामने आया। तो एक तरह से मुंबई करों के लिए कभी ना हुआ अभी तक का ये एक्सपीरियंस था। इस एक्सपीरियंस में कोई बड़ा जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए का जो संपत्ति है उसका नुकसान हुआ है। वहीं पर कई लोग ये भी बात कह रहे हैं कि कई लोगों का निजी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई भी बीएमसी को करनी चाहिए। बीएमसी की यही कोशिश है कि अगला जो आप कह सकते हैं तूफान या भारी बारिश जो मानसून सीजन मुंबई में जून में आने वाला है, उससे पहले जो कोविड फैसिलिटीज है उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाए। जो पेड़ हैं जो कमजोर हैं, जिनकी टहनियां कमजोर है, उनको कट किया जाए। जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं या जो कमजोर बिल्डिंग है मुंबई के पुराने इलाकों में, उन बिल्डिंग्स को खाली कराया जाए, ताकि अगर फिर से आने वाले मॉनसून सीजन में इतनी ज्यादा बारिश होती है, इतनी ज्यादा हवा चलती है, तो उससे जान माल का नुकसान कम से कम हो। भीषण चक्रवाती तूफान ताउते सोमवार रात में गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराया। इस दौरान हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। तेज बारिश के बीच गुजरात के सोमनाथ जिले और केंद्र शासित प्रदेश दीव के बीच की सड़क पर एक पेड़ गिर गया। राज्य आपात अभियान केंद्र ने बताया कि भीषण बारिश और तेज हवाओं के थपेड़ों से अलग अलग जगहों पर दीवारें गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। सुनिए अहमदाबाद में मौसम विभाग की इंचार्ज डायरेक्टर मनोरमा मोहंती को। अभी फिलहाल साइक्लोन अभी ईस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी में है, लक्षद्वीप का एरिया में, और अभी उसका मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगा और गुजरात कोस्ट को क्रॉस करेगा। पोरबंदर और नलिया का बीच में 18 मई को आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम में क्रॉस करेगा। तभी वो सीवियर साइक्लोनिक, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। अभी अगले 12 घंटा में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। बाय टुमारो मॉर्निंग इट विल बी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। जब क्रॉस करेगा, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होके क्रॉस करेगा और उसका विंड स्पीड मोस्टली रहेगा 145 टू 155 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 165 किलोमीटर पर आवर। और फिशरमैन के लिए टोटल सस्पेंशन फिशिंग एक्टिविटी बिल्कुल बंद है और कोई फिशिंग के लिए 18 तक नहीं जा सकते हैं। और गुजरात में हालात ये थे कि सीएम विजय रूपाणी 24 घंटे राज्य आपातकाल संचालन केंद्र में ही रुके रहे। राज्य में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तूफान कल रात करीब 9 बजे सौराष्ट्र में दीव और ऊना के बीच तट से टकराया था। गुजरात में आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर को सुनिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि साइक्लोन ताउते है वो फिलहाल मध्य गुजरात से गुजर रहा है, जिसका असर जो है वो अहमदाबाद में अभी देखने मिल रहा है। अहमदाबाद में तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अहमदाबाद में ये हवाएं चल रही है। तो वही अगर सौराष्ट्र के किनारों की बात की जाए, जहाँ पे चक्रवात ताउते टकराया था, ऊना की बात करें तो ऊना में पूरी तरीके से सारी चीजें तहस नहस हो गई है। यहाँ पे जितने भी पेड़ थे, ज्यादातर पेड़ गिर चुके हैं और जो होर्डिंग्स लगे हुए थे उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान है। साथ ही जो चक्रवात है, चक्रवात की वजह से पूरे गुजरात के अंदर कल से पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी जो न्यूज है वो हमें मिल रहा है। साथ ही अगर हम पेड़ की बात करें तो करीब 1000 से ज्यादा पेड़ जो है वो जो कोस्ट लाइन है ऊना और दीव का, वहां पे पेड़ गिर चुके हैं। और अगर बात की जाए जो इलेक्ट्रिक पोल है तो करीब 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक पोल जो है वो भी गिर चुके हैं। तो कुल मिला के देखें तो साइक्लोन जो ताउते आया है उसने तबाही यहाँ पे मचाई है। हालांकि ये हम जरूर कह सकते हैं कि लोग अपने घरों के अंदर रहे थे, जिस वजह से जो चक्रवात जो नुकसान पहुंचा सकता था उतना नुकसान ह्यूमन को नहीं पहुंचाया, इंसान की जान को नहीं पहुंचाया। मरेली और भावनगर की ओर से होते हुए चक्रवाती तूफान ताउते अब लगभग गुजरात से गुजर ही गया है। वहीं तूफान का असर अभी बरकरार है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस सब के बीच राहत की खबर ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक
तूफान अब कमज़ोर पड़ रहा है। हालांकि सच ये भी है कि तूफान गुजरने के बाद भी अपने पीछे तबाहियों की कई कहानियां छोड़ जाएगा। अमन गुप्ता, आज तक रेडियो। तो अब हो गया है वक्त आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके पास है कोई सुझाव, कोई शिकायत, कोई सवाल या फिर कोई सराहना, तो हमें ईमेल कीजिए radio@aajtak.com पर। इस शो का साउंड डिजाइन किया था कपिल देव सिंह ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।